वर्टिकल रखूं क्या? सरोज मैम आपका, हाँ आप ठीक हुआ है। हाँ जी। हाँ लाइव हो गया होगा मैम। हाँ जी, लाइव नजर आ रहा है। मुझे भी लग रहा है। तो आप विधिवत कार्यक्रम जो है प्रारंभ करें, क्योंकि अब 1 मिनट शेष है। सर का मैं भी स्वागत कर देती हूँ। शब्द वीणा के पटल पर राष्ट्रीय साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था की ओर से ये प्रत्येक सप्ताह, ये प्रत्येक मंथ जो है, प्रत्येक माह जो है ये कार्यक्रम मैडम के संयोजन में सरोज मैम इसकी जो है कर्ता धर्ता सही सही कहा जाए तो उनका जो नेतृत्व है उसमें हरियाणा प्रदेश समिति और फरीदाबाद समिति की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और ये कार्यक्रम जो है नियमित रूप से चल रहा है। मैम इसको देख रही है, सरोज मैम, जो कि हरियाणा प्रदेश शब्द वीणा हरियाणा प्रदेश की सचिव हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं और साथ ही साथ फरीदाबाद जिला समिति की संरक्षक भी हैं। और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कवि आदरणीय एनसी खंडेलवाल जी। सर का बहुत बहुत अभिनंदन है शब्द वीणा के इस कार्यक्रम में। और जो भी शब्द वीणा केंद्रीय पेज से जो लोग जुड़ेंगे वो लोग भी जो है उनका भी जो है सादर अभिनंदन मैं अपनी ओर से और पूरे शब्द वीणा परिवार की ओर से कर देती हूँ। और अब मैं कार्यक्रम को आगे संचालित करने के लिए उसको मतलब उसको अच्छे से आगे मैम बढ़ाए, तो मैं सरोज कुमार जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो संचालन का प्रभार लें और सर से जो है आज की जो भेंट वार्ता है, सर से अच्छी अच्छी कविताएं सुने। हम लोग भी सुनने के लिए बहुत लालायित हैं और ये हम लोगों के लिए जो है एक अवसर है सर से सर की जो है रचनाएं सुनने का और उनके साहित्यिक अनुभवों को सुनने का। सर को बहुत बहुत प्रणाम है मेरी ओर से, अभिनंदन है। और सर अब आपका आशीर्वाद हमारे पटल को भी मिले और आपकी कविताएं हम लोग को सुनने का मौका मिले और आपकी रचनाएं। बहुत बहुत स्वागत मैम। मैं आपको ये सौंपती हूँ ये। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी आपका। और हमारे आज के जो मेहमान हैं मिस्टर एनसी खंडेलवाल जी, जो एक बहुत अच्छे साहित्यकार और व्यंग्यकार हैं। मैं उनका अपने एक शाम साहित्य के नाम की 9वीं कड़ी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और उनके स्वागत में 2 लाइनें मैं प्रेषित करना चाहूँगी। मैं कहना चाहूँगी कि शब्दों की साधना से सजी है ये पावन शाम, शुरू करते हैं ले माँ वीणा पाणी का हम नाम। कर्तव्य से आई संवेदना, शुरू हुआ एक सुंदर सफ़र, जब अनुभव बने शब्द और शब्दों से शब्दों का हुआ असर। तो बहुत बहुत स्वागत खंडेलवाल सर आपका। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले सर्वप्रथम एक संक्षिप्त परिचय आपसे चाहेंगे और चाहेंगे कि आप अपने बचपन की तरफ हमें ले जाएं और बचपन से लेकर के आज तक आप किस तरीके से जो है आपका सफ़र गया और किस तरीके से आप साहित्य से जुड़े, और अपने अनुभव आप हमारे साथ साझा कीजिए। सर्वप्रथम मैं सरोज कुमार जी का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि अपने पटल पर बुलाया। मैं अपने बारे में बात से पहले मैं माहौल बना लेता हूं, बात से पहले मैं माहौल बना लेता हूं, कुछ कहने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। बहुत बढ़िया। जहां रास्ता नहीं था वहां रोड निकाली, जहां जमीन कम पड़ी वहां अट्टिका बना डाली। बहुत खूब बढ़िया। जहां रास्ता नहीं था वहां रोड निकाली, जहां जमीन कम पड़ी वहां अट्टिका बना डाली। रेत में समुंदर, पहाड़ में सुरंग डाली, फिर सुरंग में से ट्रेन सीटी बजाती हुई निकाली। हम सिविल इंजीनियर हैं साहब, कागज पे उकेरे असल महल बनाते हैं। नाम है एनसी खंडेलवाल, हाथ से व्यंग के तीर चलाते हैं, हाथ से बहुत व्यंग। बढ़िया।
आपका एक तीर के नाम से हम लगभग रोज ही मतलब अपने पटल पे देखते हैं कि एक तीर आप जो है वो लिखते हैं। तो ये एक तीर आपने ये जो नाम सोचा वो किस तरीके से, जैसे कि अभी आपने पंक्ति में कहा कि एक तीर चलाते हैं, तो ये एक मतलब तीर, ये नाम आपके दिमाग में कहाँ से और कैसे आया, ये जानना चाहूंगी। देखिए जी, हर आदमी का अपना एक लक्ष्य होता है, और महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को यही सिखाया था कि अगर तुमने तीर साधना है तो लक्ष्य अपना वही रखें जहां आप तीर पहुंचाएंगे। बिल्कुल बस सही बात। वही तीर और वही लक्ष्य मैंने अपने इस हास्य और व्यंग को बनाया, और मुझे वहां से इसकी प्रेरणा मिली। मैं तो 1980 में सरकारी सेवा में आया, और 2018 में एक अधिकारी पद से रिटायर हुआ, और रिटायर होने के बाद मैंने अपने बचपन के शौक, क्योंकि मैं ब्रज से संबंधित हूं, मेरा गांव मूल निवास ब्रज में है, तो वहां हर बच्चे को होलियां जो हमारे यहाँ होती है 1 महीने पहले 1 महीने बाद तक चलती रहती है, और सब बच्चा कुछ ना कुछ गा लेता है। तो उसी पुराने शौक को मैंने सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्जागृत किया, क्योंकि बीच में तो पढ़ाई, पढ़ाई के बाद फिर काम, जैसे कहते हैं ना कि भूल गए राज रंग भूल गए चकड़ी, 3 चीज याद रह गई, नौन तेल हमको लकड़ी। लकड़ी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो तो ये कमाई के लिए पढ़ाई, और पढ़ाई के लिए अपना ये सब कुछ त्यागना पड़ता है। और फिर जब आप सब चीज से निवृत्त हो जाते हैं तो आप फिर वही पुराने शौकों को ढूंढते हैं। तो मैंने उसी पुराने शौक को उजागर किया और इस साहित्य में आया। तभी से अनवरत साहित्य की सेवा कर रहा हूं। मैंने अपने देश में ही नहीं, उसके बाद नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब जगह पे काव्य पाठ किया है। और कंबोडिया के तो मैंने जो दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु टेम्पल है ओंकार वाट पर अपने साथियों के साथ काव्य पाठ किया, यानी कि अपनी हिंदी भाषा को वहां पर उज्ज्वलित किया। और ये उपलब्धियां करते हुए मैंने जो है अपनी 2 पुस्तकें निकाली हैं। एक तो है हास्य निगदा व्यंग, और एक मधुरी सा व्यंग। ये दोनों अब मेरी अग्रिम आगे की जो प्लानिंग है, कोविड में सब कुछ आया तो सब तितर बितर हो गया। मैं एक काव्य सम्मेलन और जो भी अपनी बुक का वहां विमोचन करना चाहते हैं कनाडा में करने का मैं ख्वाब सजाए हुए हूँ। उसकी योजना पाइपलाइन में है। देखिए कब संपूर्ण होती है और किस तरीके से होती है। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय। तो और आप मैंने अपने 8वीं क्लास में ही उस समय होली के लिए एक रचना लिख डाली थी। उसके हालांकि 2-3 स्ट्रेंजा ही मैंने लिखे थे। तो वो थे, ओ छोरा, ओ छोरा लइयो तीर कमान मुडेली पे बुलबुल बैठी है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बुलबुल सुंदर। बैठी है मुडेली पे बुलबुल बैठी है, ओ छोरा लइयो तीर कमान मुडेली पे बुलबुल बैठी है। तो बहुत सुंदर। इस तरीके से मुझे ये प्रेरणा मिली। अब
मेरा जो क्वेश्चन था वो कि प्रेरणा कैसे मिली, तो इसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया। तो मतलब ब्रिज के जो भी लोग होते हैं वो वैसे ही बहुत रसीले होते हैं और उनका भाव भी रस भरा ही होता है। वो अगर कहते हैं ना कि गाली भी देते हैं तो वो भी एक रस से भरी हुई होती है। और ये परंपरा है कि होली में तो गाली और लठ दोनों चलते ही हैं। तो इसी तरीके से मतलब आपने लगभग लगभग जो भी परिचय दिया है, मैं एक एक करके आपके परिचय के अनुसार ही मतलब आपसे आगे के प्रश्न जोड़ूंगी किस तक जो भी आपने मुझे परिचय दिया है। तो उसमें सबसे पहला जो मेरा प्रश्न आ रहा है दिमाग में वो ये आ रहा है कि आप टेक्निकल लाइन से हैं, इंजीनियर रहे हैं, और इंजीनियर मतलब तकनीकी क्षेत्र और साहित्य दो बहुत अलग अलग पहलू हैं। तो ये दोनों का जो सामंजस्य था, जो दोनों का संतुलन था, वो आप मतलब ये तो चलो सही है कि आपने 2018 के बाद शुरू किया, रिटायरमेंट के बाद शुरू किया, लेकिन उससे पहले भी कहीं ना कहीं वो साहित्यकार मन में दबा हुआ तो था। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने चलते फिरते उठते बैठते कहीं ना कहीं कागज पे कुछ ना कुछ तो उतारा होगा। तो संतुलन वो किस तरीके से बना के रखा आपने दोनों क्षेत्रों का? ऐसा है कि मैंने अपने साहित्य को कंटिन्यू तो बराबर तभी रखा और वो चलता रहा, लेकिन वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आया क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, अधिकारी के पद पे था, मेरी कुछ जिम्मेवारियां थी। तो मैं क्या है उन्हें लिख के अपने दोस्तों को सुना दिया करता था और उस कागज को संजो के रख लिया करता संजो के रख लिया करते थे, बिल्कुल था। सही है। तो ऐसा यार था मेरी, और जो इसमें रुचि थी वो निरंतर बराबर बनी रही। तो मतलब कुछ कुछ जो है ना, देखा जाए तो अगर मैं अपनी कहानी बताऊं, मेरी कहानी भी कुछ कुछ ऐसी है कि मैंने भी 9वीं 10वीं क्लास में पहली कविता लिखी थी। लेकिन लिखती रही निरंतर शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद जिम्मेवारियां इतनी ज़्यादा हो गई कि भाई घर ऑफिस बच्चे सास ससुर सबके बीच में वो ना कहीं खो गया। ऑन डिमांड कभी किसी की डिमांड होती थी कि किसी की फेयरवेल हो रही है या हस्बैंड के ऑफिस में कहीं कोई रिक्वायरमेंट है या मेरे को अचानक से कहीं 2 लाइनें लिखनी है, तो मैं वो लिखती रहती थी कंटिन्यू। लेकिन वो मेरी भी आदत थी कि संजो कर रख लेती थी। लेकिन 2016 के बाद मैं जो है वो थोड़ा सा सक्रिय हुई। तो इस तरीके से मेरा भी यू टर्न 2016-17 के बाद ही हुआ। लेकिन मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अपने को ज़्यादा सक्रिय नहीं कर पाई क्योंकि मैं अभी भी वर्किंग ही हूँ। तो लेकिन जितना होता है उतना टाइम मैं साहित्य को दे पाती हूँ। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ कुछ कुछ। तो नहीं देखिए, ऐसा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और काम करने की भी कोई उम्र नहीं होती कोई है। उम्र नहीं होती, सही बात है। आप काम करते रहेंगे तो आपके शरीर के हर अंग आपको उसी हिसाब से रेस्पॉन्स देते रहेंगे कि ये तो तुम है। काम कर रहे हो तो मैं भी काम कर रहा हूं। जहां तुम रुके वहां मैं भी रुक जाऊंगा। सही तो बात है। इसी तरीके से मैंने अपने क्षेत्र का, यानी कि अपनी लाइन का, जो मेरी सिविल इंजीनियरिंग की लाइन है उसका कभी कभी इस तरीके से समावेश भी किया है कि मैंने उसको हास्य व्यंग में ऐसे ढाला। आपने अक्सर कई दिन तक, कई महीनों तक टीवी व न्यूज में, अखबार में खबर देखी बिहार की, एक पुल गिर गया, फिर दूसरा पुल गिर गया, तीस, यानी कि एक ही कंटिन्यूएशन में 12 पुल गिरे और हर बार ये कह दिया जाता था कि पुल, लगता है कोई भूत जो है लात मार के चला जाता है, पुल गिर जाता है। तो उस पे मैंने जो है एक व्यंग दिया, उस व्यंग को सुने। बिल्कुल स्वागत है सर। ताजा खबर, हम्म। आज की ताजा खबर, अद्भुत, अचंभित, अनहोनी खबर। पुल ने उद्घाटन से पहले दौड़ लगाई।
ये है आज की ताजा खबर, अद्भुत अचंभित अनहोनी खबर। पुल ने उद्घाटन से पहले दौड़ लगाई, फिर नदी में कूद के अपनी जान गंवाई। जान गंवाई। बहुत फिर खूब, नदी बहुत में कूद सुंदर। के अपनी जान गंवाई। पर इसमें भी इस निर्जीव ने की भलाई, न जाने कितने सजीवों की जान बचाई। न जाने कितने सजीवों की जान बचाई। अगर इस पे होकर इधर से उधर जाते हम्म। तो यकीन मानना उधर के ही होके रह जाते, उधर के होके रह जाते। सही बात है, उधर के बिल्कुल ही सही बात। होकर रह जाते। इस आत्महत्या पर भी खबर आई, नदी ने भी वक्र प्रकृति थी अपनाई। यही जांच की रिपोर्ट सामने आई, जो स्वयं उन्हीं अफसरों ने बनाई, जो सही बात। स्वयं उन्हीं अफसरों ने बनाई। खुद सह न सका जो खुद का अत्याचार, खुद सह न सका जो खुद पर अत्याचार, खुद ही नदी में डूब कर लिया उपचार। समझो कैसा हुआ होगा उस पर दुराचार। फिर आत्महत्या से मच गया हाहाकार, फिर आत्महत्या से मच गया हाहाकार। कमी नहीं थी मुझ में, नदी निकली गद्दार। ले वक्र दृष्टि घूम गई, यही अप्सरी रिपोर्ट का था सार, यही अप्सरी रिपोर्ट का था सार। पोस्टमार्टम से पहले ही, अब मैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग इसमें जो है पूरी तरह से समाहित कर रहा हूं। हम्म। पोस्टमार्टम से पहले ही रिपोर्ट उजागर हो गई, निर्माणाधीन सामग्री अव्वल मिली। नदी ही वक्र प्रवृत्ति की हो गई, नदी ही वक्र प्रवृत्ति की हो गई। संस्कार के लिए परिवार वाले आए, चुनने को अस्थियां ट्रक संग लेकर लाए। हम्म। संस्कार के लिए परिवार वाले आए, चुनने को अस्थियां संग लाए। एक एक अंग चुनकर ले गए, क्या कंकड़ ईंट सरिया, बस रेत छोड़ गए, रेत छोड़ गए। बस रेत छोड़ गए। 19 करोड़ में हो गया बिहारी संस्कार, ये बिहार के पुल की बात थी। 19 करोड़ में हो गया बिहारी संस्कार, बकरा नदी का बहुत बहुत आभार। सोच कर खुश हुआ अररिया परिवार, नेता अफसर इंजीनियर और ठेकेदार। सही बात है, सही बात है। ये बिहार के अररिया जिले की बकरा नदी पर ये हुआ, जिस पुल की कीमत 12 करोड़ थी। इस तरीके से सब ने अपना जो है 12 करोड़ में हो गया बिहारी संस्कार, बकरा नदी का बहुत बहुत आभार। सोचकर खुश हुआ अररिया परिवार, नेता अफसर इंजीनियर और ठेकेदार। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बिहार में ऐसा बारंबार हुआ। नानक सच है ना व्यवस्था की बात, नानक सच है ना व्यवस्था की बात। पुल में कोई भूत मार जाता है हर साल, हर साल एक रात। सही मार बात है। जाता है हर बार 1 लाख, हर बार 1 लाख। बिल्कुल तो सही ये कह रहे हैं। मैंने जो है यहाँ अपने, जो बहुत ही मेरा सुंदर पेशा है, कटाक्ष, बहुत ही मतलब जो आपने कटाक्ष किया या व्यंग्य किया। अब इसी में से मेरा एक प्रश्न निकलता है कि हमारे समाज में ना इस तरह की, ये तो आपने एक विसंगति बताई, समाज में बहुत सारी विसंगतियां जो व्याप्त हैं, तो उस पर जो हम व्यंग करते हैं, जैसे साहित्य के माध्यम से करते हैं, वो कितना मतलब उसको उजागर करने में कितना प्रभावशाली रहता है वो हमारा व्यंग उन इस तरह की घटनाओं के लिए, या हमारी सरकार के लिए, या हमारे समाज के लिए। देखिए ऐसा है जी, कवि का काम है अपनी कलम को चलायमान रखना, और उस कलम से क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पे कभी ना कभी इफेक्ट डालती ही डालती है। कहते हैं ना कि एक बार तलवार की धार की मार
उसे तो आदमी सह जाएगा, लेकिन कलम की जो मार है ना, वो तो जिस मकसद से लिखी गई है और जहां पे लिखी गई है वहां तक वो पहुंचे ही पहुंचे, पहुंचेगी पहुंचेगी। इसका एक जीता जाता उदाहरण है। ये मेरी रचना बहुत पहले की है, और इसको आप यूं समझ लें कि नकल एक ऐसा व्यवसाय बन गया था। ये छात्रों की नहीं, एक व्यवसाय बन गया था, जिसको कि यूपी में राजनाथ सिंह ने तोड़ा था। ये ऐसा एग्जाम्पल था। ये कौन कराते हैं, कैसे होता है, इल्जाम किस पे लगता है? टीचरों का तो कोई रोल ही नहीं होता, लेकिन उन पर थोप दिया जाता है। ये किस तरीके से होता है, इसकी एक वानगी देखिएगा। इम्तिहान का वक्त था, इम्तिहान का वक्त था, वो भी पेपर देने आया था, तैयारी पूरी थी, कुछ न छोड़ के आया था। कुछ ना छोड़ के आया था। कहां कहां छुपाए फर्रे, कहां कहां छुपाए फर्रे, इसके लिए अलग से एक फर्रा इंडेक्स का स्पेशल बना के लाया था। एक फर्रा इंडेक्स का स्पेशल बना के लाया था, मतलब पूरी व्यवस्था साथ लेकर आया था, पूरी व्यवस्था साथ लेकर आया था। मित्रों, उसने फर्रे ऐसे छुपाए जैसे प्रेमचंद प्यार से देश में काले धन को छुपाते हैं। उसने फर्रे ऐसे छुपाए जैसे प्रेमचंद प्यार से देश में काले धन को छुपाते हैं। फिर इंडेक्स को अलग से इतने करीने से छुपा कर लाया कि पेपर हाथ में आते ही इंडेक्स ढूंढने पर ही भी वह स्वयं भी ना खोज पाया, तो स्वयं भी ना खोज पाया। स्वयं भी ना खोज पाया। यूं समझो, ताला संग पर चाबी रास्ते में खोया, ताला संग पर चाबी रास्ते में खोया। अब तो लोचा हो गया, अब तो लोचा हो गया, वो एसी में पसीना पसीना हो गया। बहुत सोचा, थोड़ा रुका, इधर उधर देखा, थोड़ा झुका, चारों तरफ लखाया, 4 गिलास पानी पी गया। अब तो लोचा हो गया, वो एसी में पसीना पसीना हो गया। बस सोचा, थोड़ा रुका, इधर उधर देखा, थोड़ा झुका, चारों तरफ लखाया, 4 गिलास पानी पी गया, लेकिन कुछ भी उसे याद नहीं आया। सही लेकिन बात। उसे कुछ भी याद नहीं आया। बहुत दिमाग दौड़ाने पर, बहुत दिमाग दौड़ाने पर इतना तो याद आया कि मेरे सामने ही इंडेक्स बाप ने ही छुपाया था, मेरे सामने ही इंडेक्स बाप ने ही छुपाया था, और मुझे बार बार बताया था कि यहां पर रख रहा हूं। ये व्यवस्था का अच्छा पाठ है, कि ये व्यवस्था का अच्छा पाठ है। मुझे तो याद है, क्या तुझे याद है? मैंने बात एवं ही ले ली, मैंने बात एवं ही ले ली, पर अब समझ पाया, जब मैं ही उस व्यवस्था रूपी इंडेक्स को नहीं ढूंढ पाया। अब आप समझ सकते हैं देश का भविष्य किन हाथों में जाने वाला। अब सही बात। आप समझ सकते हैं कि देश का भविष्य किन हाथों में जाने वाला है, जिसे अपनी नकल का पता नहीं, अकल तो बाद की बात है, जिसे अपने फर्रों का और इंडेक्स का पता नहीं, वो क्या देश का नक्शा संभालेगा, ये इसका वो नक्शा। क्या देश का नक्शा संभालेगा? सत्य बात। हर सत्य जगह बात। से ही मार खा लेगा। ये मैंने जो रचना लिखी है, बिल्कुल जो साक्षात हो रहा था उसके ऊपर। और ये कौन कर रहे थे, वो इसमें अभी राज रखा है, खुलेगा कि वो क्या देश का नक्शा संभालेगा, हर जगह ऐसे ही मार खा लेगा, मतलब अपनी चीज यूं ही विसालेगा, अपनी चीज यूं ही विसालेगा। जनाब बिना लिखे ही पेपर दे आए, क्योंकि राजनेता के बेटा थे। राजनेता के बेटे थे।
जनाब बिना लिखे ही पेपर दे आए, क्योंकि राजनेता के बेटा थे। पेपर आउट था, जवाब पास था, पर बिना इंडेक्स के सब घास था। सब खास था, सही बात है। सब घास था। पेपर आउट था, जवाब पास था, लेकिन बिना इंडेक्स के सब घास था। उसे नेताजी यानी अपने बाप की बात याद आई। उसे नेताजी यानी अपने बाप की बात याद आई। बस उसे वही युक्ति भाई कि बेटा बिना इंडेक्स पढ़े कुछ मत लिखना। बेटा बिना इंडेक्स पढ़े कुछ मत लिखना। जैसा जैसा इंडेक्स कहे वैसे वैसे ही करना। पर जब उसे इंडेक्स मिला ही नहीं, पर हम्म। जब उसे इंडेक्स मिला ही नहीं, तो उसने पेपर लिखा ही नहीं। दिखाई नहीं। पेपर लिखा ही नहीं। बेटा आज्ञाकारी था। देखिए कितना बेटा आज्ञाकारी था। बाप के आदेश का पालन किया। पेपर बिना लिखे ही एग्जामिनर को सहर्ष थमा दिया। क्योंकि हमारे यहाँ आदेशों का पालन परिणाम से ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि मैं व्यवस्था का ही छात्र था, मुझे अलग से कमरा मिला ताकि मैं शांति के साथ प्यार से नकल कर सकूं, और मैंने शांति से नकल न करने का हर पेपर में यही निर्णय लिया। अलग कमरे में होने के कारण किसी को मेरे इस कारनामे की भनक तक नहीं लगी। ये व्यवस्था की पहली पायदान थी। यह पहली बार। व्यवस्था की पहली पायदान थी। लोग कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए। ये कहावत है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, पर जब मैंने अकल नकल ही नहीं की, तो तो अकल अकल की की बात क्या कहां जरूरत से है? आई? सही तो बात अकल है। की बात कहां से आई? सबने अपने अपने अंदाज से अकल खर्च की, पर मैंने अपनी पूरी अकल बचाई। मैंने अपनी पूरी अकल बचाई। बचाई। सबने अच्छे से पेपर लिखे। सबने अपने अच्छे से पेपर लिखे होंगे और सभी पास हो गए। मैंने अकल बचाई, व्यवस्था की सोबत पाई। जब रिजल्ट की बारी आई, हमने फर्स्ट क्लास फर्स्ट। व्यवस्था की सोबत आई, जब रिजल्ट की बारी आई, हमने फर्स्ट क्लास फर्स्ट की पावती घर पर ही पाई। पैर पर ही घर पर पाई। ही पाई। अब ये कैसे, कब, क्यों हुआ? अब ये कैसे, कब, क्यों हुआ? तुम क्यों अकल लगा रहे हो भाई? तुम क्यों अकल लगा रहे हो भाई? इसे बचा कर रखो, तुम्हारे इंटरव्यू में काम आएगी। अब तो मेरी मिठाई का मजा चखो। अब तो मेरी मिठाई का मजा चखो। आपका सिस्टम काम कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, एक हर कॉल आ गया था अर्जेंट। हर इंसान हर के इंसान लिए को वही सवाल है। वही सवाल है। आवाज गूंज रही है, आवाज मुझे गूंज वापस रही आ है, रही मुझे वापस आ रही है। है। यहाँ तो सही आ रही है। नहीं, आवाज नहीं, ठीक है, आवाज मेरी ठीक है। वापस आ रही है आवाज। मुझे वापस आ रही है। हाँ, अब नहीं आ रही। एक सेकंड, नहीं, फिर एक आई। सेकंड, आपने एक सेकंड। आप देखिए, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, अब भी आ रही है? आ रही है जी। आवाज गूंज रही है अभी आ आपकी? रही है जी। आवाज हाँ जी, गूंज रही गूंज है? रही है, गूंज रही है। हाँ जी, गूंज रही है, गूंज रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपके यहाँ कोई दूसरा सिस्टम तो नहीं? देखिए। आपके यहाँ नहीं कोई नहीं दूसरा सिस्टम तो नहीं खुला हुआ है? नहीं नहीं नहीं, आपके यहीं से हुआ है, नहीं मेरा नहीं कोई नहीं, नहीं खुला। आपके यहीं से हुआ है, मेरा कोई नहीं खुला। चेक कर इसे लेती हूँ चेक एक करिए। बार। हाँ, इसे चेक करिए। आप अपना जब तक ऑडियो आप ऑफ कर दे अपना मैम। जब तक ऑडियो ऑफ कर दे मैम। हाँ सर, आप अपनी बात रखें जी। ठीक हो गया है? हाँ, अब आवाज नहीं नहीं। गूंज रही है। जी जी जी, वो मैम के यहाँ से कोई प्रॉब्लम है जी।
मैं इसको ऐसे कंटिन्यू कर रहा था। अब ये कैसे, कब, क्यों हुआ, तुम क्यों अकल लगा रहे हो भाई, इसे बचा कर रखो, तुम्हारे इंटरव्यू में काम आएगी। अब तो मेरी मिठाई का मजा चखो। हर इंसान का ये वही सवाल है, हर इंसान का ये वही सवाल है जो हर ईमानदार आदमी पूछता है, और कभी उसे जवाब नहीं मिलता है, और कभी उसे जवाब नहीं मिलता है। सभी ने बधाई दी। मैडम, आपकी आवाज बंद है। मैंने बंद की थी ताकि आवाज आपकी ना गूंजे। अब आप देखिएगा, मैंने आवाज खोली है, अब आपकी आवाज गूंज रही है। और हाँ, आवाज गूंज रही है। इसीलिए बंद की थी मैंने। कोई बात नहीं, आप जब आप रुकेंगे ना तब मैं खोल लूंगी। आप बोलिए। हर इंसान के ये वही सवाल हैं जो हर ईमानदार आदमी पूछता है, और कभी उसे जवाब नहीं मिलता है। सभी ने बधाई दी और सिस्टम ने चुपचाप एक और योग्य होनहार उम्मीदवार तैयार कर लिया। सिस्टम ने एक योग्य होनहार उम्मीदवार तैयार कर लिया। अब मैंने तय किया कि मैं राजनेता का बेटा हूं, अतः राजनीति में नहीं आऊंगा। राजनीति में नहीं आऊंगा, उन पर परिवाद का ठप्पा नहीं लगवाऊंगा। बस कभी इस बोर्ड का, कभी उस बोर्ड का चेयरमैन बन जाऊंगा। चेयरमैन बन जाऊंगा। सही बात। वरना क्रिकेट बोर्ड का आजीवन सदस्य बन जाऊंगा। वरना क्रिकेट बोर्ड का आजीवन सदस्य बन जाऊंगा। बिना नाम के पद और पद के साथ पूरा सम्मान, इसे कहते हैं खाम खां का पद। इसे कहते हैं खाम खां का पद, और इस प्रवेश को कहते हैं बैकडोर एंट्री। बैकडोर एंट्री अर्थात पिछवाड़े से। मित्रों, ये आवाज फिर इको। मित्रों, यही वो दरवाजा है जहां से योग्यता बाहर जाती है और खामखा अंदर आती है। जहां से योग्यता बाहर जाती है और खामखा अंदर आती है। अंत में बस इतना कहूंगा, अंत में बस इतना कहूंगा, नानक तो खामखा अकल लगा रहा है। अंत में बस इतना कहूंगा, नानक तो खामखा अकल लगा रहा है। खामखा का पद तो इनका घर भरता जा रहा है, जबकि देश अब भी इंडेक्स ढूंढ रहा है। जबकि देश तो अब भी इंडेक्स ढूंढ रहा है। जबकि देश अब भी इंडेक्स ढूंढ रहा है। सही कहा आपने। बहुत सटीक जो है व्यंग किया आज की व्यवस्था पर और आज के राजनेताओं पर, जो कि सच में हो रहा है। क्योंकि वो एक पेपर दें या ना दें, डिग्रियां उनको मिल जाती है फर्स्ट क्लास फर्स्ट की। यही आज का सत्य है और आपने बहुत अच्छा व्यंग किया उनके ऊपर। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप व्यंग लिखते हैं या कटाक्ष लिखते हैं समाज के लिए या मतलब किसी भी व्यवस्था को लिए, पहले आप अपनी फोटो को सीधा करें, टेढ़ी हो रही। हाँ, फिर टेढ़ी हो गई। आप ठीक है। मैम आप बार बार मोबाइल से कर रही है ना, लैपटॉप से इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे लग रहा है कहीं मेरे दो तो निकल गए हैं, इसलिए आवाज ही को हो रही हो। बिल्कुल आप एक को ऑफ कीजिए। मुझे लगता है मैं एक बार आप बात कीजिए सर से, तब तक मैं एक बार ना री एंटर करती हूँ कट करके। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? मैं भूल गया। मेरा नाम नहीं रश्मि जी। रश्मि जी। हाँ ठीक है, मैं एंटर होती हूँ दोबारा से। आप रश्मि जी बात कीजिए सर। हाँ जी ठीक है।
तो सर हाँ सर बेटा। के जी 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 सर, तो आप अपनी रचनाएं सुना रहे थे सर, और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी रचनाएं जो हैं और भी कुछ हो आपको, आपके पास कुछ अब जैसे रामनवमी भी जो है हमारी जो है आने वाली है, श्री रामनवमी, तो उस पर कुछ रचना हो सर आपकी, तो आप उसको सुनाने का जो है, क्योंकि शब्द वीणा केंद्रीय पेज से भी लोग आपकी ये रचनाओं को सुन रहे हैं, और आपसे अनुरोध होगा कि आप ऐसी रचनाएं सुनाएं ताकि हमारा ये मंच जो है राममय भी हो जाए, और सरोज मैम आएंगी तो फिर वो भेंट वार्ता को जो कंटिन्यू करेंगी। जी मैं राममय की रचना सुनाता हूँ। उससे पहले जी जो आपने कहा है, तो नवरात्रे चल रहे हैं और आज जी। पहला ही नवरात्रा है, तो हाँ 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 सर, क्यों ना मैं देवी की स्तुति करूं। बिल्कुल सर, स्वागत स्वागत है सर जी। आपका, बिल्कुल, तो बहुत बहुत स्वागत। मैं आज शैलपुत्री का पहला नवरात्रा है, हम्म। उसमें ही मैं देवी स्तुति करता हूँ। नमो देवी दुर्गा योग माया भवानी। स्वागत। नमो देवी दुर्गा योग माया भवानी, तेरी महिमा जग में जाए बखानी। तेरी महिमा वाह, जग में बहुत जाए सुंदर, बखानी। बहुत सुंदर। नमस्तुते शिव देवी शैलपुत्री शुभ कारिणी। नमस्ते शिव देवी शैलपुत्री शुभ कारिणी, महिमा तेरी जग ने पहचानी। नमो देवी दुर्गा योग माया भवानी, तेरी महिमा जग में जाए बखानी। बहुत सुंदर। नमो साधु चरिता जयति देव माता। नमो साधु चरिता जयति देव माता, तू है कल्याणी तू ही जग की दाता। अष्ट धात्री तू दुष्ट नासनी, तेरी महिमा न जाए बखानी। नमो देवी दुर्गा योग माया भवानी, तेरी महिमा जग में जाए बखानी। नमस्ते सुकेशी कृपाली जगत जननी, भव तारण तरनी। नमस्ते सुकेशु कृपाली जगत जननी, भव सागर तरनी। तू शक्तिदायिनी तू ही कमलाचारिणी, विघ्न हरणी। भक्तों की करती रक्षा सबने मानी, भक्तों की करती रक्षा सबने मानी। नमो देवी दुर्गा योग माया भवानी, तेरी महिमा जग में जाए बखानी। नवरात्रे चल रहे हैं और पहला माँ शैलपुत्री का नवरात्रा है, उसी की मैं देवी स्तुति कर रहा हूँ। नमो जय कुमारी जयति जय किशोरी, भानु भगत आयो तेरे द्वारे। नमो जय कुमारी जयति जय किशोरी, भानु भगत आयो तेरे द्वारे। जाके तूने कष्ट निवारे, ये सबने सुनी कहानी, ये सबने सुनी कहानी। नमस्तुते शिव देवी शैलपुत्री शुभ कारिणी, महिमा तेरी जग ने पहचानी। नमो शेरा वाली माता, तुझे हर कोई ध्याता, जिसने लिया नाम तेरा उसकी अमर हुई कहानी। नमो देवी दुर्गा योग माया भवानी, तेरी महिमा जग में जाए बखानी। अनंता अनूपा बहुस्वरूपा, अनंता अनूपा बहुस्वरूपा, वैष्णवी शक्ति सुंदर स्वरूपा। जयति देव प्रोड़ा जयति वृद्ध माता, नमो नारायणी शुभ सुचिता आनंता। नानक तेरा भक्त है माता, नानक तेरा भक्त है माता, तुझको नित नैम में ध्याता। तू शेरा वाली तू लाटा वाली, तेरा बचन न जाए खाली। नमो देवी दुर्गा योग माया भवानी, तेरी महिमा जग में जाए बखानी। नमस्तुते शिव देवी शैलपुत्री शुभ करणी, महिमा तेरी जग ने पहचानी। महिमा तेरी जग ने पहचानी। नमो देवी दुर्गा योग माया भवानी, तेरी महिमा जग में जाए बखानी। ये है देवी स्तुति। तो बहुत सुंदर। आज का जो प्रथम दिन है देवी का, मैंने उस पर इसको अपने दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया।
बहुत ही सुंदर सर। अगर आप आज्ञा करें तो माता के लिए, माता रानी के लिए कुछ लाइनें मैं भी बोलना चाहूंगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बोलिए जी, मैंने तो स्तुति की है, आप उसका कोई माता रानी का भजन बोलिए, कुछ भी बोलिए, बिल्कुल, बोलिए। मैं अपनी ही लिखी हुई कुछ चंद लाइनें जो मैंने शायद सन 1988 में लिखी थी, ये वो आपकी जो फोटो है ना, अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल लगेंगे तो पूरी आएगी नहीं, ये छोटी हो जाएगी। जब इसे उसमें डालेंगे अपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे, छोटी रहेगी। आप इसको अगर आपके आप पास हॉरिजेंटल करूंगी ना तो फिर आपका तिरछा आ रहा है ना, मैंने हॉरिजेंटल किया था तो इसलिए मेरे को ऐसे करना पड़ा है। अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है। चलिए, मैं माता के को किस रूप में देखती हूँ, ये सन 1988 की लिखी हुई मेरी एक कविता है। वो मैं मतलब आपने माता की स्तुति की तो मेरे दिमाग में भी आ गया, मैंने कहा कुछ मैं भी बोल देती हूँ। जी, तो बोलिए। सुनिएगा कि मैं माँ को किस रूप में देखती हूँ। तेरा भव्य सुंदर रूप माँ कैसे करूं बखान, तीन लोक में तू समाई माँ कैसे करूं बयान। दर्शन तेरे ही पाऊं माँ मैं जब जब करूं ध्यान। और किस तरीके से मैं उनके दर्शन देखती हूँ, किस तरीके से मैं पूरे ब्रह्मांड में उनका दर्शन करती हूँ, वो आपके समक्ष अपनी पंक्तियाँ रख रही हूँ कि आकाश की तरफ जब मेरी नज़र घूमे, रात का अंधेरा तेरे केशों को चूमे, और तारों को देखती हूँ जब अंदाज से, तारों को देखती हूँ जब अंदाज से, भेंट मेरी होती है तेरे सर के ताज से। चांद सूरज का तो कहना ही क्या, चांद सूरज का तो कहना ही क्या, देखती हूँ इनमें तेरी दोनों ही आँखियाँ। आकाश गंगा को देख मन में ये कह लूँ, हो ना हो ये है मेरी माँ का ही पहलू। ध्रुव तारे को देख अंबर तले, मन मेरा कहे ये जोत माँ की जले। और धरती भी लगे मेरे मन को प्यारी, ये धरती भी लगे मेरे मन को प्यारी। विश्व स्वरूपा माँ की ज्यों सिंह सवारी, और पाताल गंगा अपने आप को कुछ यूं सवारे, सदियों से ही मेरे माँ के चरणों को पखारे। अखंड विश्व में ये महाशक्ति है समाई, माँ की ये विराट प्रतिमा मेरे मन को है भाई। और मेरी मैया की महिमा है बड़ी अपार, जगत में पाया नहीं किसी ने इसका पार, जगत में पाया नहीं किसी ने इसका पार। जय माता दी। बहुत बढ़िया लिखी, बहुत खूबसूरत आपने, तो और वाकई बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब ये मतलब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब आप व्यंग और कटाक्ष लिखते हैं तो आप किसी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया या कोई एक विशेष प्रकार का अनुशासन उसमें साधते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं एक कवि हूं, और कवि का काम है जो कुछ देखता है, जिस भाव में देखता है, उसी को ही वो अपनी कलम से उकेर देता है। नहीं, तो आपने आप मैंने किसी का पर्सनल तो कुछ लिखा नहीं, ना मेरी किसी से कोई पर्सनल द्वेष है, ये है। तो मैं उसको उसी तरीके से, हाँ, कोई जो जैसे कवि का होता है और ऑडियंस के लिए के अंदर कुछ हम बातें मसाले लगा के डाल देते हैं, लेकिन वो भी उस परिधि से बाहर नहीं होता है, उसी परिधि के अंदर होता है। और ये ध्यान रख लिया जाता है कि ज्यादातर मेरी रचनाएं एक जनरल आम होती हैं। मैं कभी भी पॉलिटिक्स पे और उनके राजनेताओं पे कभी नहीं लिखता हूं, ना उन पे कभी कमेंट करता हूं। हाँ, तो एक वही जनरल, अनुशासन की मैं बात कर रही थी कि मतलब कोई ऐसा अनुशासन, किसी का नाम नहीं आना चाहिए, किसी का मतलब एक व्यंग और कटाक्ष लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि व्यंग कटाक्ष अगर जिसके ऊपर इनडायरेक्ट रूप से भी लिखा जाए ना तो वो कहीं ना कहीं किसी के दिल में जाके चुभ जाता है। तो क्या कभी कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई, कोई कैसा कोई अनुभव है ऐसा कि आपने किसी के ऊपर कटाक्ष लिखा हो, व्यंग लिखा हो और उसने आपको आकर के मतलब कहा हो कि आपने ये क्यों लिखा? जी, ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसे राजनेता पे नहीं लिखा, राजनीति पे लिखा। तो वो तो सबके लिए हो गया, हम्म पक्ष विपक्ष सबके
ये हो गया। इसी तरीके से मैंने सरकारी अधिकारी पे नहीं लिखा, लेकिन सरकार की व्यवस्था पे लिखा, इसलिए वो के लिए नहीं रहा। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखते हैं। और मेरा जो साहित्य है ये तो मेरा शौक का है। जो प्रोफेशनल है ना, जो पैसे लेके करते हैं, उनसे तो आप कुछ भी लिखवा सकते हैं। वो कैसे बिल्कुल बिल्कुल सही बात लिखना चाहें हम भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो अपनी कलम की मर्यादा है। और दूसरी बात है कि आप साहित्य को किस लिए ले रहे हैं। हमारी जैसे मेरी बुक निकली हैं 2, वो मैंने जो है विभिन्न लाइब्रेरियों में भी दी हैं। आईटीओ पे भी गांधी पीस फाउंडेशन है, उसकी लाइब्रेरी में भी हैं। लोग पढ़ते हैं, बड़े शौक से पढ़ते हैं, और उनके फोन भी आते हैं, कहते हैं जी आपने जो हाथ से लिखा है और जो व्यंग लिखे हैं वो किसी के ऊपर नहीं है। इसकी देखिए, मैं मेरी बुक में से ही आपको एक बानगी देता हूं कि मैंने लिखा लेकिन किसी के ऊपर नहीं लिखा। सुने, अकल बड़ी या भैंस, स्वागत। अकल बड़ी या भैंस, अगर इस पर करोगे बहस तो कभी न जीत पाओगे। सही बात है। अकल बड़ी या भैंस, इस पर करोगे बहस तो कभी न जीत पाओगे। ये बहस का मुद्दा ही नहीं। अतः इस पर न बहस करना, वरना तुम भी भैंस ही कहाओगे, वरना तुम भी भैंस कहाओगे। सही बात। सयाने कह गए हैं, सयाने कह गए हैं, अंगूर की बेटी वालों से बहस में पड़ जाओगे तो कभी न जीत पाओगे। गर मारोगे पत्थर कीचड़ में तो छींटे अपने ऊपर ही पाओगे, तो छींटे अपने ऊपर ही पाओगे। अगर उन्होंने कह दिया कि भैंस बड़ी तो समझ लो भैंस बड़ी। सही बात। अगर उन्होंने कह दिया कि भैंस बड़ी तो समझ लो वही बड़ी। न तुम उसे छोटा कर पाओगे, जहां पाओगे अब तो बस भैंस को ही हर जगह पाओगे, बस भैंस को ही हर जगह पाओगे। चाहे लगा लेना कितना भी फीता, हर एक से 2 अंगुल भरा ही पाओगे, हर एक से 2 अंगुल भरा ही पाओगे। अकल बड़ी या भैंस, क्यों इसको रहा तू खींच। भैंस साक्षात है, प्रमाण है, अकल कहाँ है न विद्यमान है। भाई जो सम्मुख नहीं वो कैसे बड़ी हुई, रखते पेट खाली फिर भी बहस लड़ाते हो। आ जाए सामने भैंस तो सबसे पहले तुम ही दुम दबा के भाग जाते बात हो, दुम दबा सही। के भागते हो। बिल्कुल सत्य वचन। ये अच्छा, देखो, मैं आपसे एक पूछना चाहूंगी कि आपने कई देशों में काव्य पाठ किया है, विदेशों में भी, मतलब जैसे आपको क्या लगता है कि हमारे विदेशों में हिंदी साहित्य और हिंदी कविता को कैसी प्रतिक्रिया मिलती है? मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। इसका मैं आपको छोटा सा वो दूं कि जब मैं कंबोडिया के जिस होटल में रुका हुआ था, ये वो अंकुर वाट मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु टेम्पल। बिल्कुल। वो मैं उस सिटी का नाम दिमाग से अभी स्लिप कर गया। उसमें जिस होटल में ठहरा था, तो रात को हम गए, सो गए, सवेरे उठे तो हमें घूमने जाना था। तो उस होटल का मालिक हमारे पास आता है और कहता है, आई लाइक इंडियंस एंड आई लाइक इंडिया। ऐसे बोला तो मुझे बड़ा अच्छा सा हुआ। मैंने कि यू गो टू इंडिया? नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू बट इंडिया, बट आई सी इन टीवी ओके। इंडिया इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंडियंस आर वेरी ब्यूटीफुल। यानी इसका भावार्थ ये निकला, मतलब कि वो हमारे प्रोग्राम, हमारे चैनल हिंदी के बड़े ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। हमारी संस्कृति को फॉलो करते हैं। यही बिल्कुल।
यही तो है, मुझे जहां भी मैं गया हर जगह देखने को मिली। और हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि जैसे हम गए थे ऐसे और लोग भी आए थे, तो हमारी जो रचनाएं सुन रहे थे वो तो इंडियंस थे, लेकिन उनके बीच में जो वहां की ऑडियंस थी, वहां के लोग थे, वो सब बड़े ध्यान से उस चीज को समझते थे। और जैसे टूरिस्ट जाते हैं तो कुछ लोग आपस में बात करते हैं तो वो हिंदी जानते हैं थोड़ा बहुत, हम्म। इतना जानते हैं, लेकिन ये सारी बात का लब्बो लुबाब ये है कि इंडियंस को, इंडियन कल्चर को और इंडिया को, भारत को बड़ा पसंद करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन था उसका जवाब है। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। चलिए, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और हमारे हिंदी साहित्य को अगर विश्व में सम्मान मिलता है तो ये भी हमारे लिए बहुत ही गर्व और सम्माननीय है हमारे लिए। तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आती हूँ कि सतमोला कवियों की चौपाल और अन्य साहित्यिक मंचों से जुड़कर आप, मतलब आपको कैसा लगा? मैं वहाँ का कुछ अनुभव आपसे सुनना चाहूंगी। देखिए, जो नवांतुक कवि होते हैं, अक्सर उनको दो तरीके के पटल मिलते हैं। एक तो ये होता है कि मिलते ही नहीं है, हम्म। दूसरा वो लोग उनको पटक देते हैं, उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। वो उनसे कि ये रजिस्ट्रेशन फीस है, ये हमारे ग्रुप की फीस है, या प्रोग्राम का ये खर्चा है, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये है, उस तरीके से उनसे धन ऐंठने की बात करते हैं। और वो जो नवांतुक होते हैं, एज फैक्टर कोई भी नहीं, हर उम्र के उसमें आ जाते हैं। तो हम्म। सतमौला कवियों की चौपाल ये बहुत पुराना एक प्लेटफॉर्म है, जो कि पैसे लेता है, लेकिन उसका आपको उससे ज्यादा बेनिफिट दे देता है। एग्जाम्पल के लिए, कि जब मैं उनका मेंबर बना था तो 5,000 रुपए उन्होंने लिए थे, और वो जो है 5 वर्ष के लिए, यानी एक वर्ष में 2 बार आपको अपने स्टूडियो बुलाते हैं और आपकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और फिर वो आपको डेट देते हैं, इस डेट को इस चैनल पे आपका ये प्रोग्राम आएगा। 5,000 रुपये में साल में 2 बार, 5 साल के लिए, यानी कि 10 बार। यस, 10 बार। बिल्कुल। और उससे क्या होता है कि आप अपने लोगों को बताते हो, ये बताते हो, तो एक ये हो जाता है कि हाँ, आप भी अपनी कलम चलाना जानते हैं, और आपकी कलम कैसे चली वो टीवी पे दिखाई देता है। सही बात है। तो ये मेरे हिसाब से नवागंतुक के लिए अच्छा, जैसे अब हम हैं, सीनियर हो गए, उनको वो बुलाते हैं, यानी इंटरव्यू लेने के बुलाते हैं या प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं। जैसे नवागंतुक 3 हो गई तो 2 बुलाते हैं, वो फिर हमें अपनी तरफ से बुलाते हैं। हमारा जो शेड्यूल है पेमेंट वाला वो अलग इशू है, ये है। तो हम्म। इसलिए कि उनकी हौसला अफजाई हो, नमे जो बैठे हुए हैं, तो ये इस तरीके से सही है। और दूसरा पक्ष मैंने आपको बता ही दिया कि आजकल ये जो है, हर जगह, हर चीज में, हर क्षेत्र में धोखाधड़ी, बिजनेस, ये वो दुनिया भर की चीजें घुस चुकी सही बात है। युवा पीढ़ी को साहित्य की ओर आकर्षित करने के लिए मतलब हमें, हम जैसे मतलब साहित्यकारों को, आपको मतलब किस तरीके के कदम उठाने चाहिए कि युवा पीढ़ी भी साहित्य की ओर आकर्षित हो? वो आजकल देखिए क्या है कि लाइब्रेरी में जाओगे तो तकरीबन आपको, जैसे पुराने प्रेमचंद ये हुए, नई युवा पीढ़ी तो उसे पढ़ना नहीं चाहती, हम्म। लेकिन आजकल के जो कवि हैं और आज जो जेन जी जनरेशन है, हम उससे निकल के बाहर आए हैं। हम्म। तो हम उनकी नवस को जानते हैं और उसी हिसाब से उनकी रचनाएं लिखते हैं, उन्हें वो देखते हैं, पढ़ते हैं। ये हैं बहुत
लोग, बड़े छात्र आगे आ रहे हैं। कई ऐसे पटल हैं जो कॉलेजों में प्रोग्राम करते हैं, हम्म, पाठ के लिए बुलाते हैं, तो उनमें से कॉलेज से स्टूडेंट निकल के आते हैं। इस तरीके से ये अब काफी प्रचलित हो रहा है। यानी कहते हैं ना, किसी चीज की अति होने के बाद वहां स्टॉप लगता है, फिर वापिस बैक होके आते हैं। तो ये जो मोबाइल में रील पील ये उटपटांग बातें हो रही हैं, इन सारी चीजों से बहुत से युवा अब इस क्षेत्र में आ रहे हैं और कलम उठा रहे हैं, और वक्त वही दोबारा आने वाला है कि किताबों से ही सबका रुझान हो जाएगा। नहीं, जैसे आजकल तो डिजिटल एरा है, तो डिजिटल एरा में ऑनलाइन मंचों की जो है साहित्य के विकास में क्या भूमिका है? उसमें आप समझते हैं कि ऑनलाइन मंच जो है वो कुछ हमारे साहित्य को विकसित कर रहे हैं? डेफिनेट, बिल्कुल विकसित कर रहे हैं। अब देखिए, ये तुरंत का एग्जाम्पल है, बाहर बारिश हो रही है, आंधी तूफान हो रहा है, ये हो रहा है। मुझे लग रहा है मंदिरों में भी जो है लोग नहीं जा पा रहे होंगे, बिल्कुल लाइनें लगी रहती हैं। तो क्या है, मौका मिल गया है, समय है, चलिए गोष्ठी कर लीजिएगा। सही हम कर बात, रहे बिल्कुल सही बात है। दूर दराज में बैठे हुए मतलब कवियों को अगर हमें जोड़ना है तो आज के टाइम में मतलब एक ऑनलाइन माध्यम जो है वो एक बहुत सुविधा का साधन बन गया है। बहुत, और ये एक परिवार बन जाता है। आपने देखा नहीं, कोई कवि यमतमाल में बैठा है महाराष्ट्र में, तो कोई आंध्रा के चिकमगलूर में बैठा हुआ है, तो कोई कवि कश्मीर के वहां बैठा हुआ है गुलमर्ग में, हम्म, राजस्थान के बीहड़ में बैठा हुआ है। लेकिन क्या है, इस पटल पे जुड़ने से सब आपस में फ्रेंड हो गए। और अब तो ऐसा हो रहा है, मेरा ही खुद का ग्रुप दुख दर्द में हम वहां पहुंच जाते हैं संवेदना के लिए, वो हमारे यहाँ आ जाते हैं। शादी ब्याहों में ये हो जाता है। कहने का मतलब, ये साहित्य के साथ साथ पारिवारिक संबंधों को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि घर के संबंध खत्म होते जा रहे हैं। घर के संबंध मोबाइल के अंदर बंद हो गए हैं। एक अच्छा कवि सम्मेलन अगर हम करना चाहें तो उसके आयोजन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए जी, ऐसा है, पहले तो आपको सबसे पहले प्लेटफॉर्म जहां पर आप कवि सम्मेलन कर रहे हैं वो आपको चुनना चाहिए सरकारी। उसकी सबसे कम फीस होती है, क्योंकि इसमें आयोजन करने के लिए दो बातें होती हैं। एक तो आप अपने खर्चे पे कर रहे हैं, एक आप पैसा लेके कर रहे हैं। हम्म, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, पैसा लेके करते हैं तो इसमें बदनामी साथ साथ मिलती है। भले ही आपके 10,000 रुपए खर्च कर गए और कलेक्शन में आपको 8,000 आए, तो आपने जेब दिए, लेकिन फिर भी बदनामी ये मिल जाएगी, अरे पैसे लेके प्रोग्राम करा था, ये तो बिजनेस बना रखा है उन्होंने। आपका तो मतलब, वो कहते हैं ना कि मतलब सब कुछ लुट पिट गए, लंगोटी हाथ भी ना लगी। तो इस तरीके से आप अगर जैसे सरकारी कम्युनिटी हॉल हैं, क्लब हैं, उनको आप चूज करेंगे और बताएंगे ऐसे कवि सम्मेलन है, तो उनकी फीस बहुत कम होती है। और फिर कवि इस तरीके के होते हैं कि चाय पानी पी के भी चले जाते हैं, भले ही लंच ना दो, लंच दो तो आपकी सुविधा है। और अगर आपके लोग ग्रुप इस तरीके का है और आपसे कह रहे हैं कि नहीं भाई इतना पेमेंट ले लो, जिससे कि मतलब आप पे भी बर्डन ना पड़े और लोग इकट्ठे हो जाएं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। सही कह रहे हैं आप उस चीज को बड़े आराम से कर सकते हैं, और ज्यादा नहीं, 25-30 इतने कवि। क्योंकि अगर आपने भीड़ कर ली तो किसी कवि को पता लगा कि वो जो है, एग्जाम्पल छोटा सा ही ले लिए, फरीदाबाद में कर रहे हैं और आया है गाजियाबाद से, और उसे मिले 3 मिनट, अगली बार आएगा ही नहीं। सही कह रहे हैं, मतलब एक कवि को अच्छे से बोलने का मौका मिले, हमें सिर्फ उतने ही कवि वहां पर बुलाने चाहिए।
अभी आपने बताया कि आप कनाडा में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन करने की कल्पना अपने मन में संजोए हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आपकी मतलब कनाडा में जो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन करना चाह रहे हैं, उसके पीछे मतलब आपका साहित्यिक उद्देश्य क्या है? ऐसा है जी कि भारत सरकार का सांस्कृतिक डिपार्टमेंट है, हम्म। उससे हमने संपर्क किया। वहां से हमें रिकमेंडेशन मिल गई। उन्होंने कहा कि आप कनाडा की एम्बेसी से कांटेक्ट करिए, वो फिर वहां के जो इंडियंस कवि ग्रुप हैं आपका उनसे कांटेक्ट कराएंगे। कांटेक्ट होने के बाद आपके पास उनके कांटेक्ट नंबर आ जाते हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात करते हैं और ये कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसमें कई चीजें आती हैं। जैसे आपको जाना तो अपने खर्चे पे होगा, हम्म। जाना और आपका अपना हो गया आना, हम्म। लेकिन वहां रहना, खाना पीना, सुविधा, घुमाना फिराना, ये चीजें वहां के कल्चरल डिपार्टमेंट वो आपके साथ शेयर करेगा, अगर बिल्कुल। आपने वहां से सब लाइन ऑफ एक्शन बना रखा है। तो एक तो ये हो गया कि आप वहां जाएंगे, काव्य पाठ करेंगे और आपको वहां के सर्टिफिकेट मिलेंगे, जो भी मिलेगा। तो अंतरराष्ट्रीय कवि का एक ओहदा आपको मिल जाता है, सही बात है। जो कि हर आदमी की इच्छा होती है। और दूसरा, आप इंडिविजुअल जाएंगे तो वो खर्चा आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, और समूह में जाएंगे और वहां जब आप अपनी प्रेजेंटेशन देंगे तो वो सिर्फ आने जाने का खर्चा आपका रहेगा, बाकी चीज हो जाएगी। और एक दो बार जैसे गए तो वहां आपकी परफॉर्मेंस देख के वो आपको खुद भी कार्य कर लेते और फिर सबसे बड़ी बात कि हम अपने भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। हैं। बिना चलिए, बिना समय उनके माध्यम से तो होता ही नहीं। क्वेश्चन और सब वो तो दिमाग में बहुत हैं कि मैं हम बातें करते रहे हैं, लेकिन समय आपने जो हमें समय सीमा दी थी वो समय सीमा पूरी हो रही है। लेकिन फिर भी मैं अंत में एक रचना जो आपके बहुत दिल के करीब है वो मैं आपसे सुनना चाहूंगी। देखिए जी, रचनाएं तो सारी मेरे दिल और के इसी के करीब साथ ही हैं। जो है ना, आपका बहुत बहुत मतलब धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि आपने हमारे साथ अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत अच्छी प्रेरणात्मक बातें हमें बताई आपने। मैं रचनाएं तो सारी अच्छी हैं, लेकिन मैं चूंकि आप और आपके दर्शक दिल्ली से वही लोग वाकिफ हैं जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहते हैं। बाकी लोगों के लिए तो दिल्ली ऐसे ही है जैसे कि अभी आपने कहा मैं कनाडा चला जाऊं। सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी झलक देता हूं। जिस दिल्ली में मैंने पाई नौकरी, उस दिल्ली की सैर कराता हूं, बाल सिटी के अंदर के बातें मैं दिल्ली का इतिहास बताता हूं। कश्मीरी गेट से लाहौरी गेट, अजमेरी गेट से दिल्ली गेट, गेटों के अंदर की आबादी में दिल्ली 6 का पहचाना जाता हूं। मैं दिल्ली का इतिहास बताता हूं। बहुत सुंदर। पहचान यहाँ की अचकन कुर्ते वाली, मुंह लाल, हाथ में डब्बी पानों वाली, कुल्लड़ में रबड़ी और दोनों में चाट, पुराने सेठों का शौक तुम्हें बतलाता हूं। मैं दिल्ली से 6 की सैर कराता हूं। पुरानी दिल्ली वाल सिटी को दिल्ली 6 कहा जाता है, एक्चुअल में दिल्ली वही है। और ये नई दिल्ली तो ये लुटियन की दिल्ली है। लुटियन जो अंग्रेज थे उन्होंने बनाई थी। नहर लाल किले से बह करके फतेहपुरी मस्जिद की भी आती थी, गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर सब धर्म दर्शाती थी, सत्ता लाल किले तक जाती थी। ऐसी दिल्ली 6 का इतिहास बताता हूँ। उस नहर के दोनों किनारों पर चांदनी बाजार सजा करता था, मशहूर था शाही घरानों का ये, जिसे चांदनी चौक कहा करते थे। मैं ऐसी दिल्ली 6 की कथा सुनाता हूँ। ये बहुत लंबी है, पूरी है। मैंने आपको इसको हिंट में ये बताया है कि दिल्ली 6 का अपना एक अलग महत्व है, उसका देता है। और अंत का बंद कर देता हूं, आज पुरानी यादों को सजोकर नानक फिर से दिल्ली 6 में आ जाना,
सब कुछ बदला बदला दिखे नया नया, चांदनी चौक की रौनक में तुम खो जाना, चांदनी चौक की की रौनक। रौनक में तुम खो जाना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो अब मैं अंत में 2 लाइनें आपको देती हूँ कि अब इस संवाद की अंतिम बेला और भावों को देते हैं विराम। जीवन की ये सुनहरी पंक्तियाँ हमेशा बने आपकी पहचान, हमेशा बने आपकी पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया, और फिर कभी दोबारा मिलने का मौका मिलेगा तो इस पटल पर हम आपको फिर दोबारा बुलाएंगे और अपनी बातों को जो हमारे मन में अभी रह गई हैं फिर से कभी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। राधे राधे। जय माता दी। जय माता दी।